Hello friends, I hope you're doing good. Let's get started with the current affair edition for today. क्योंकि इससे पहले वाला पूरा एडिशन रिकॉर्ड करने के बाद I realized the mic is off, so I'm doing this again. Anyways, let's get started. ये आज की फ्रंट पेज न्यूज़ है और है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से. इसका कॉन्टेक्स्ट है इसरो के द्वारा एक्सपोसेट सैटेलाइट का किया गया लॉन्च. तो कल यानी कि 1 तारीख को ऑन द फर्स्ट डे ऑफ दिस न्यू ईयर इसरो ने एक्सपोसेट सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है यूजिंग द PSLV C58 सैटेलाइट. ये इसरो का 60th मिशन है, 60वां. लाइक मेजॉरिटी ऑफ द सैटेलाइट्स, इस सैटेलाइट को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और आफ्टर 22 मिनट्स दिस सैटेलाइट वाज इन इट्स ऑर्बिट. अब इस एक्सरे पोलैरिमेट्री सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद इंडिया हैज़ बिकम ग्लोबली द ओनली सेकेंड कंट्री. इंडिया अब दुनिया में, विश्व में दूसरी कंट्री है जिसकी इस तरीके की सैटेलाइट स्पेस में है. इंडिया से पहले जो दूसरा नेशन जिसकी ऐसे ही सैटेलाइट स्पेस में है वो है नासा विद हिज इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर IXPE, जिसको नासा ने 2021 में लॉन्च किया था. ये इसरो की पहली डेडिकेटेड सैटेलाइट है जो स्पेस में एक्सरे की पोलराइजेशन को मेजर करेगी. अभी जल्द ही इस सैटेलाइट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. इस सैटेलाइट एक्सपोसेट के 2 पेलोड्स हैं, पोलिक्स पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज और एक्सपेक्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग. इस मिशन में इसरो ने एक और मेजर एक्सपेरिमेंट किया है. उस एक्सपेरिमेंट का नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3, एब्रिवेटेड एज POEM-3. इस एक्सपेरिमेंट की भी हम डिटेल में बात करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स और पल्सर्स की, जिन फिनोमिनास की ऑब्जर्वेशन पे ये सैटेलाइट डेडिकेटेड है. तो न्यूट्रॉन स्टार्स और पल्सर्स, तो ब्रीफली इसको बताया जाए तो जब सुपर मैसिव स्टार्स, सन के भी साइज से काफ़ी बड़े स्टार्स, सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाते हैं. ये एक कॉमन साइंटिफिक फिनोमिना है जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो, बट इट इज़ अ वेरी कॉमन एस्ट्रोफिजिकल फिनोमिना. तो जब ये बड़े साइज के स्टार्स अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाते हैं तो इनका साइज रैपिडली छोटा हो जाता है. दे स्टार्ट टू श्रिंक एट अ वेरी फास्ट स्पीड. तो जब श्रिंक होने के बाद वो काफ़ी छोटे साइज के कंडेंस्ड ऑब्जेक्ट बन जाते हैं. इन ऑब्जेक्ट्स को न्यूट्रॉन स्टार्स बोला जाता है. इनका रेडियस लगभग ऑन एन एवरेज 10 किलोमीटर होता है. तो कैन यू इमेजिन, एक सन से भी बड़े साइज का स्टार, सन अर्थ से कई गुना बड़ा है, वो अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स होकर इतना कंडेंस हो जाए कि उसका डायमीटर केवल 10 किलोमीटर ही है. दैट थिंग इज न्यूट्रॉन स्टार. तो जैसे कि हमने बोला, न्यूट्रॉन स्टार्स आर द कोलैप्स्ड कोर्स ऑफ मैसिव सुपरजायंट स्टार्स रिजल्टिंग फ्रॉम अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन एंड ग्रेविटेशनल कोलैप्स. They are the smallest and densest known stellar objects, second only to black holes in density. ये पूरे known universe में सबसे dense object होते हैं, second only to black holes. As we have said, इनका radius on an average 10 किलोमीटर होता है और इनका वज़न लगभग 1.5 गुना होता है सन के कंपैरिजन में. और अगर इन न्यूट्रॉन स्टार्स का वजन एक स्पेसिफिक लिमिट से, जिसका नाम है टोलमैन-ओपेनहाइमर वॉक ऑफ लिमिट. अब ये एक साइंटिफिक कंसेप्ट है जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो इन न्यूट्रॉन स्टार्स का वज़न जब इस साइंटिफिक लिमिट से बढ़ जाता है तो ये और ज़्यादा कोलैप्स हो सकते हैं एंड दे कैन फॉर्म अ ब्लैक होल. मतलब ब्लैक होल की फॉर्मेशन में न्यूट्रॉन स्टार्स एक स्टेप है. ब्लैक होल्स भी इसी प्रोसेस से बनते हैं. सिंपली स्पीकिंग, when stars die, जब स्टार्स की लाइफ पूरी हो जाती है, they collapse under their own, they start to collapse under their own gravity and form a black hole. तो इन न्यूट्रॉन स्टार्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और they are incredibly dense. इनके मैटर का, अगर हमें न्यूट्रॉन स्टार्स के मैटर का एक छोटा सा पीस लेंगे, एक माचिस के डिब्बे जितना, तो ये मैटर इतना कंडेंस्ड होता है कि उसका वज़न 3 बिलियन टन जितना हो सकता है. और कुछ केसेस में ये न्यूट्रॉन स्टार्स तेज़ी से रोटेट करते हैं, एक बार में कई 100 बार, एक सेकंड में कई 100 बार.
और इस रोटेशन के साथ साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बीम्स को एमिट करते हैं, और इन बीम्स को जो स्पेस में पल्स करती हैं, दे ब्लिंक। इन बीम्स को पल्सर्स बोला जाता है। ये भी एक कंसेप्ट है, और इसी तरीके के क्वेश्चन को इसी साल के प्रिलिमिनरी में पूछा भी गया है। और ये एक अनुमान है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 करोड़ से ज़्यादा न्यूट्रॉन स्टार्स प्रेजेंट हैं, और इन्हीं न्यूट्रॉन स्टार्स को और इनसे एसोसिएटेड फिनोमिना को ये एक्सपोसेट सैटेलाइट, जिससे साइंटिफिक कम्युनिटी यूनिवर्स के ओरिजिन के रहस्यों को पता करने की कोशिश करेगी। और जब कुछ केसेस में ये न्यूट्रॉन स्टार्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो उस कोलिजन में, उस शॉर्ट ड्यूरेशन कोलिजन में गामा रे बर्स्ट होते हैं और ग्रेविटेशनल वेव्स भी बनती हैं। और इन्हीं ग्रेविटेशनल वेव्स को 2017 में लीगो एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिटेक्ट भी किया गया था। अब हम आज के इस एडिटोरियल को भी कवर करते हैं जो इसी टॉपिक से एसोसिएटेड है। ये टॉपिक भी रिलेटेड है GS3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो इस पीस में बोला गया है कि इसरो ने चंद्रयान 3 के सक्सेस के 5 ही महीने के अंदर 2 मेजर लॉन्चेस को सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। वो लॉन्चेस है, पहला आदित्य L1 स्पेस मिशन, और दूसरा कल सक्सेसफुली किया गया एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट। तो इस पीस में भी वही बात दोहराई गई है विच वी जस्ट स्पोक अबाउट। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से किया गया ये सक्सेसफुल लॉन्च सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये दुनिया में केवल दूसरी ऐसी स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट, स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जो एक्सरे पोलराइजेशन को स्टडी करती है। इसका पोलिक्स पेलोड, एज वी हैव सेड, इसमें 2 पेलोड्स हैं। तो इसका पोलिक्स पेलोड एक्सरे के स्पेक्ट्रम में 8 से 30 keV एनर्जी रेंज को स्टडी करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और इसका एक्सपेक्ट पेलोड वो स्टडी करेगा एक्सरे स्पेक्ट्रम के 0.8 to 15 keV एनर्जी रेंज को। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि एक्सरे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और इस स्पेक्ट्रम के एक स्पेसिफिक पार्ट को पोलिक्स पेलोड स्टडी करेगा और दूसरे पार्ट को एक्सपेक्ट पेलोड स्टडी करेगा। फिर इस एडिटोरियल में बात की गई है इसके PSLV लॉन्चर के 4th स्टेज के साथ किए गए एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट को। तो इस एक्सपेरिमेंट की बात करने से पहले हम इस सैटेलाइट के लॉन्चर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं। ये लॉन्चर विच यू कैन सी इन दिस इमेज हियर, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। इट हैज़ 4 स्टेजेस। इसकी पहली और तीसरी स्टेज सॉलिड रॉकेट फ्यूल का यूज़ करती हैं, और सेकेंड एंड 4th स्टेज, दूसरी और चौथी स्टेज, यूजेस लिक्विड रॉकेट इंजन्स। तो नाउ कमिंग बैक, तो एक्सपोसेट सैटेलाइट को सक्सेसफुली ऑर्बिट में प्लेस करने के बाद इन द लास्ट स्टेज ऑफ PSLV इन द 4th स्टेज, जब इस लॉन्चर का काम पूरा हो गया था, व्हेन द रॉकेट वॉज फिनिश्ड एग्जॉस्टेड, तो वो खाली रॉकेट, इफ आई यूज रफ टर्म्स, दैट यूज्ड रॉकेट विच इज टेक्निकली कॉल्ड एज स्पिन रॉकेट, तो उस 4th स्टेज के रॉकेट कंपोनेंट को ऑर्बिट में एज अ सैटेलाइट यूज किया गया है। 4th stage of the rocket transitioned into a rudimentary satellite and a test bed, जिसमें 10 additional payloads थे, छोटी छोटी satellites from various other organizations। अब हम इस इवेंट से एसोसिएटेड एक मेजर कंसेप्ट एक्सरे पोलराइजेशन की बात करते हैं कि ये एक्सरे पोलराइजेशन है क्या, जिसको ये एक्सपोसेट सैटेलाइट स्टडी करेगी। तो एक्सरे पोलराइजेशन के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि लाइट पोलराइजेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, लाइट की रेज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक सोर्स से चारों डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में स्कैटर होती हैं, उसको नॉर्मल लाइट बोला जाता है। अनपोलराइज्ड लाइट वाइब्रेट्स इन ऑल डायरेक्शंस, पर पोलराइज्ड लाइट, वाइल पोलराइज्ड लाइट ओसिलेट्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब आप पोलराइज्ड लाइट को एक इम्परफेक्ट एनालॉजी में समझ सकते हैं कि वो एक लेज़र लाइट की तरह होती है, जिसको अगर आप पॉइंट करते हैं किसी तरफ तो वो सिर्फ उसी पॉइंट पे जाके लाइट होती है। अगर आप एक लेज़र लाइट को रूम में इल्यूमिनेट करेंगे तो उससे रूम में कोई रोशनी नहीं होगी, वो केवल जिस डायरेक्शन में है उस पॉइंट को इल्यूमिनेट करेगा। तो पोलराइज्ड लाइट भी उसी तरीके की होती है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है,
इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग इन ऑल डायरेक्शंस। और पोलराइजेशन के कंसेप्ट को आज के समय में अलग अलग कई एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि सनग्लासेस में और पहले आने वाली LCD डिस्प्लेस में। अब हम बात करते हैं कि एक्सरे का पोलराइजेशन क्या है। हालांकि एक्सरे पोलराइजेशन भी लाइट पोलराइजेशन की तरह ही है। तो एक्सरेज भी जब किसी स्पेसिफिक मटेरियल से गुजरती हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो पोलराइज हो जाएं, जिसके बाद उसके इलेक्ट्रॉन्स पोलराइज्ड फोटोन्स को रिलीज करते हैं। और ये फिनोमिना जब एक्सरेज पोलराइज हो जाती हैं, इसको ऑब्जर्व किया जाता है गैलेक्सीज के सेंटर के बीच एग्जिस्ट करने वाले क्लाउडी मटेरियल में, जहाँ पर ये एक्सरेज लाइट एमिट करती हैं। और इन एक्सरेज के पोलराइज होने का एक दूसरा तरीका भी है। जब ये अनपोलराइज्ड एक्सरेज किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से गुजरती हैं, जब भी पॉसिबिलिटी है कि ये एक्सरेज पोलराइज हो जाएं। तो पोलराइजेशन एक नेचुरल फिनोमिना है। साइंटिफिक कम्युनिटी को इसमें इंटरेस्ट क्यों है? ऑब्जर्विंग द पोलराइजेशन ऑफ एक्सरेज कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेशन। मतलब स्पेस में अगर आप किसी पोलराइज्ड एक्सरे को ऑब्जर्व करते हैं तो उस एक्सरे की पोलराइजेशन से आप समझ सकते हैं कि ये किस सोर्स से होके आई है जिसने इसे पोलराइज किया है। उस पोलराइजेशन से हमें उस सोर्स का अंदाज़ा मिलता है। द पोलराइजेशन ऑफ एक्सरेज हेल्प साइंटिस्ट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस बिहाइंड देयर प्रोडक्शन, एज वी हैव सेड। अब इस पोलराइजेशन को समझने के अलग अलग मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस जनरलिस्ट एग्जाम परस्पेक्टिव। अब हम इस इवेंट के साथ एसोसिएटेड दूसरे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करते हैं। इसरो के द्वारा किया गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, एब्रिविएटेड एज पूअम। तो पहले आप इस इमेज को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये राउंड ऑब्जेक्ट विच यू कैन सी इन दिस इमेज ओरिजिनली उस रॉकेट का पार्ट है जिसने इस सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाया है। तो जनरल सिनेरियो में किसी रॉकेट के अर्थ से लॉन्च होकर सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाने के बाद उस रॉकेट का काम खत्म हो जाता है एंड इट इज़ नोन एज स्पेंट रॉकेट। तो इसरो ने इन एन एक्सपेरिमेंट क्या किया है? उन्होंने इस रॉकेट को इस तरीके से बिल्ड किया है, इस तरीके से रीपर्पस किया है कि जब ये ऑर्बिट में रोटेट करेगा तो इंस्टेड ऑफ ओवर द टाइम फॉलिंग बैक इनटू द एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ एंड डिसइंटीग्रेटिंग, ये एक डिजायर्ड ऑर्बिट में घूमता रहे लाइक नॉर्मल सैटेलाइट्स। द पूअम एक्सपेरिमेंट is designed to repurpose the spent PS4 fourth stage of the PSLV rocket as a stabilized orbital platform for scientific experiments। मतलब ये सर्व करेगा एज अ स्टेबल ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म, मतलब एक खाली वेस्ट कंटेनर की तरह ऑर्बिट में घूमने के सिवाय ये एक सैटेलाइट की तरह ऑर्बिट में रोटेट करेगा। और इसरो ने PSLV के इस फोर्थ स्टेज में 10 और सैटेलाइट्स को फिक्स कर दिया था एंड दिस अप्रोच रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द PS4 स्टेज बीइंग यूटिलाइज्ड इन दिस मैनर। अब इस PS4 स्टेज में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंटल पेलोड्स हैं जिनको डेवलप किया है छोटी छोटी प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप कंपनीज ने, जिनके साथ इसरो की इन स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने कोलैबोरेट किया था। तो कल के लॉन्च में 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। पहला द लॉन्च ऑफ एक्सपोसेट सैटेलाइट, जो दुनिया की दूसरी ऐसी एक्सरे पोलराइजेशन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और दूसरा कंपोनेंट PSLV के फोर्थ स्टेज के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना विच वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल। अब ये नेक्स्ट न्यूज़ भी इसरो से ही रिलेटेड है। इसरो के डायरेक्टर S सोमानाथन ने इसरो के इस साल 2024 में होने वाली मेजर एक्टिविटीज़ के बारे में बोला है। तो इसरो के चेयरमैन ने बोला है कि इसरो का काफ़ी ध्यान, मेजॉरिटी ऑफ द फोकस इस साल 2024 में रहेगा 2025 में होने वाले गगनयान मिशन पर, ये इंश्योर करने के लिए कि गगनयान 2025 तक रेडी हो जाए। इसके लिए काफ़ी सारे टेस्ट करने पड़ेंगे जो इस साल किए जाएंगे 2024 में। इस साल इसरो का प्लान है 12 से 14 मिशन करने का विद अ स्पेसिफिक फोकस ऑन गगनयान। इस साल काफ़ी सारे ड्रॉप टेस्ट किए जाएंगे, लॉन्च पैड अबॉर्ट टेस्ट किए जाएंगे,
काफ़ी सारे इवैल्यूएशन किए जाएंगे, एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड सपोर्ट सिस्टम्स को टेस्ट किया जाएगा। एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड सपोर्ट सिस्टम मतलब क्योंकि इस गगनयान मिशन में रियल ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स होंगे तो स्पेस में उनको वैसा ही एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जैसा अर्थ पर होता है। तो दिस इज एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम और ये सिस्टम फुल प्रूफ होना चाहिए एंड दिस सिस्टम शुड बी रोबस्ट विच विल बी टेस्टेड। क्रू मॉड्यूल से रिलेटेड टेस्ट किए जाएंगे, काफ़ी सारे सिमुलेशन टेस्ट किए जाएंगे और काफ़ी और ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएंगी। इस साल TBD-1 अबॉर्ड मिशन भी किया जाएगा। इस मिशन के बारे में हम पहले अपने एडिशंस में बात भी कर चुके हैं। और ऐसे 4 मिशन किए जाएंगे इन अ सीरीज़। एक हेलीकॉप्टर बेस्ड ड्रॉप टेस्ट भी किया जाएगा पैराशूट सिस्टम को टेस्ट करने के लिए। और इस गगनयान मिशन से एसोसिएटेड टेस्ट के साथ साथ इसरो और भी कुछ मेजर लॉन्चेस करेगी, जैसे कि नासा और इसरो का जॉइंट निसार प्रोजेक्ट, सिंथेटिक अपर्चर रेडार प्रोजेक्ट और GSLV की पहली फ्लाइट इनसेट 3DS को लॉन्च करने के लिए। तो जैसे जैसे ये लॉन्चेस होंगे वील कीप फॉलोइंग देम इन डिटेल। दिस इज जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट व्हाट्स कमिंग दिस ईयर फ्रॉम इसरो। अब जब भी ये होगा हम उसको फॉलो करते रहेंगे। अब इस टॉपिक से एसोसिएटेड ये कुछ मेंस के मॉक प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, इनको अटेम्प्ट कीजिए लिखकर। फ्रेंड्स, राइटिंग एक स्किल है विच नीड्स टू बी डेवलप्ड। ये मत सोचिए कि यू विल स्टडी एंड देन वन डे यू विल राइट वेरी वेल। नो, राइटिंग इज अ स्किल विच इज डेवलप्ड बाय राइटिंग। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पहले दिन से ही अच्छे आंसर्स लिखे। राइटिंग इज अ स्किल विच इम्प्रूव्स ओवर टाइम। तो आप प्रिलिमिनरी के रिजल्ट का इंतज़ार ना करें, अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम करना शुरू कर दें। ये आंसर्स एक अच्छा मौका है। और अगर आप नहीं लिखना चाहते ड्यू टू एनी रीज़न, आप इन क्वेश्चन को पढ़िए और सोचिए कि आपका ओपिनियन क्या है इन टॉपिक्स पे, क्योंकि इनको आंसर करने के लिए आपको किसी स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपको डेली बेसिस पर इन एडिशंस के साथ अब ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। सो दिस वुड बी अ डेली थिंग। ये नेक्स्ट न्यूज़ है इकोनॉमी से और इसका कॉन्टेक्स्ट है GST के दिसंबर के रिलीज़ किए गए डाटा को। तो GST ने दिसंबर में 1,64,800 करोड़ का रेवेन्यू किया है और ईयर ऑन ईयर के पर्सपेक्टिव से तो ये 10.3% ग्रोथ है। मतलब दिसंबर 2022 के कंपैरिजन में दिसंबर 2023 का ये रेवेन्यू 10.3% ज़्यादा है। पर पिछले 3 महीनों के कंपैरिजन में कंपेयर टू द लास्ट 3 मंथ्स ये सबसे लोएस्ट रेवेन्यू है। नाउ फ्रेंड्स, आपको इन GST के फिगर्स को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। GST के टॉपिक से रिलेटेड आपको GST के बाकी कंसेप्ट्स की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि GST कंपनसेशन सेस क्या होता है, GST काम कैसे करता है, GST काउंसिल क्या है, क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, GST की शिकायतें क्या हैं, क्यों ऐसा बोला जाता है कि GST के स्लैब्स को रिड्यूस कर देना चाहिए, GST को सिंप्लीफाई कर देना चाहिए, पर क्यों गवर्नमेंट ऐसा नहीं करना चाहती। ये सब टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, बट इन फिगर्स को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर मैं इनको न्यूज़ एडिशन में इंक्लूड क्यों करता हूँ, क्योंकि इनसे आपको एक आइडिया मिलता है कि देश की इकोनॉमी का अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। क्या इकोनॉमी एक टेम्पररी डाउनफॉल पे है या इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है। तो आप इस ट्रेंड को समझिए, फिगर्स को याद ना करें। फिगर्स याद करने ज़रूरी हैं, बट ये वो फिगर्स नहीं हैं। कुछ इंडेक्स एंड रैंकिंग्स हैं जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए, बट दीज आर नॉट द फिगर्स you should bother yourself about. Alright, let's move to this next news. ये न्यूज़ एक स्टेट बेस्ड न्यूज़ है और UPSC के सिलेबस के पर्सपेक्टिव से ये रिलेटेड है GS2 के वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी से। तो कुछ महीने पहले इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश में बेस्ड हट्टी ट्राइब्स को अपनी स्केड्यूल ट्राइब की लिस्ट में इंक्लूड कर दिया था। अब हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बोल दिया है कि वो भी इस ट्राइब को स्केड्यूल ट्राइब की लिस्ट में इंक्लूड कर दें और इनको जो भी बेनिफिट्स और स्कीम्स होती हैं दे दी जाएं। अब ये भी एक माइनर न्यूज़ है, बट व्हाट यू शुड नो अबाउट इस हट्टी ट्राइब कि ये हट्टी ट्राइब क्या है। जैसे कि हमने बोला, ये हिमाचल प्रदेश में
प्रीडोमिनेंटली लोकेटेड हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि ट्रांसगिरी एरिया में लोकेटेड है। तो हट्टी ट्राइब की एटिमोलॉजी क्या है? इनको हट्टी ट्राइब क्यों बोला जाता है? तो इनका लाइवलीहुड है कि ये खुद घर पे बने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, जैसे कि बास्केट्स, क्लोथ प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स वगैरह। और जहाँ पर वो इन प्रोडक्ट्स को बेचते हैं वो होता है हाट। हाट अब एक हिंदी वर्ड है जो नॉर्दर्न इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर है। तो इन हाट में होममेड प्रोडक्ट बेचने वाले इस ट्राइब को हट्टी ट्राइब के नाम से जाना जाता है। ये हट्टी ट्राइब के लोगों की इमेज है। यू मे गेट एन आइडिया अबाउट दिस ट्राइब फ्रॉम दिस। हालांकि इस इमेज में ये अपने ट्रेडिशनल अटायर में नहीं है, बट स्टिल यू कैन गेट एन आइडिया। दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय अ डिस्टिंक्टिव वाइट हेड गियर वॉर्न बाय मेन। और ये कम्युनिटी फिलहाल जो एक मेजर चैलेंज फेस कर रही है वो रिलेटेड है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर। ये अपॉर्चुनिटीज़ इस ट्राइब के पास नहीं है ड्यू टू वेरियस रीजंस। और ये कम्युनिटी अपने आप को गवर्न करती है अपनी एक ट्रेडिशनल काउंसिल के द्वारा, जिस काउंसिल का नाम है खुम्बली। और ये ट्रेडिशनल काउंसिल खुम्बली सिमिलर है हरियाणा में खाप पंचायत की तरह, विच इज़ क्रिटिसाइज्ड अ बिट ड्यू टू इट्स ऑर्थोडॉक्स ओपिनियंस। अब इस इवेंट से भी एसोसिएटेड ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको पढ़ें, समझें, लिखना चाहें तो इस पर लिखें, इट विल ओनली हेल्प यू। पर एक बार अपने आप से पूछे ज़रूर कि आपका ओपिनियन क्या है इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि रिजर्वेशन बेनिफिट्स, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट किया गया था मार्जिनलाइज्ड सेक्शन की हेल्प करने के लिए, वो फिलहाल प्रिविलेज सेक्शन के द्वारा यूज़ किया जाता है। और उससे जो सही में वाकई तौर पर वल्नरेबल है वो अभी भी वंचित हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? आप क्या सोचते हैं? दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, क्रिटिकली एग्जामिन। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ रिलेटेड है इंडिया में रिपोर्ट हो रहे कोविड केसेस से। यूपीएससी एग्जाम के परस्पेक्टिव से रिलेटेड है GS2 के सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज से। तो इंडिया में अभी तक कोविड के JN.1 वेरिएंट के 196 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड। इस डाटा को रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बॉडी इंसकॉग ने। इस बॉडी के बारे में अभी हम ब्रीफली बात करेंगे। कई सारे स्टेट्स ने इस वेरिएंट को रिपोर्ट किया है और उड़ीसा इस लिस्ट में लेटेस्ट एडिशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वेरिएंट को, JN.1 वेरिएंट को क्लासिफाई किया है एज अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग क्लासिफिकेशन है, ऐसी ही एक और सीरियस क्लासिफिकेशन है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जिसमें ओमिक्रॉन क्लासिफाइड था। ये इतना सीरियस नहीं है, इट इज़ क्लासिफाइड एज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब तक इंडिया की 10 स्टेट से इस वेरिएंट को रिपोर्ट किया जा चुका है। एंड वॉट एवर हैपन्स विल कीप फॉलोइंग, क्योंकि ये एक इवॉल्विंग इवेंट है। अब हम बात करते हैं इस बॉडी इंसकॉग की, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्शियम ऑन जीनोमिक्स। इसकी मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और इसको 2020 में कोविड ईयर में, कोविड जिस साल में डिटेक्ट किया गया था उस साल में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये बॉडी जो कि 28 नेशनल लैब्स का एक नेटवर्क है, इंडिया में कोविड के वेरिएंट्स को स्टडी करता है और मॉनिटर करता है विद द हेल्प ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। इट मॉनिटर्स जेनेटिक वेरिएंट्स ऑफ कोविड। अब ये भी एक छोटी बॉडी है जो कि एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और कोविड इज़ ऑल्सो अ ओल्ड टॉपिक, तो इसके बारे में आप ज़्यादा मेहनत करके ना पढ़ें। जस्ट हैव अ बेसिक अवेयरनेस ऑफ दिस नेम कि इंसकॉग, इसकी मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसको 2020 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये लैब्स का एक नेटवर्क है। दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट। ऑलराइट, लेट्स मूव टू दिस नेक्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से रिलेटेड है GS3 के टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी से, और ये रिलेटेड है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA से। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सतविंदर सिंह, जो एक व्यक्ति हैं, 29 साल के हैं और इस समय कनाडा में हैं, उनको UAPA का इस्तेमाल करके एज एन इंडिविजुअल टेररिस्ट डिजिग्नेट कर दिया है। ये व्यक्ति लिंक्ड है बब्बर खालसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जिसको अगर आपने कल के एडिशन को फॉलो किया था तो आपको पता होगा
कि कल के न्यूज़ एडिशन में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन को एक अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर किया था। अब आज इस व्यक्ति को किया है और 3 दिन से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ऐसे ही किसी ना किसी को यूएपीए लॉ के अंडर ऐसे डेजिग्नेट किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की। इसकी हम ब्रीफली बात करते हैं क्योंकि इसके बारे में हमने लास्ट एडिशन में और लास्ट से पहले भी बात की थी। तो शॉर्ट में बात करें, इस लॉ का इस्तेमाल किया जाता है टेररिस्ट को डेजिग्नेट करने के लिए। इस लॉ को 1960s में बनाया गया था, जिस समय पर इंडिया में सेसेशनिस्ट मूवमेंट जोरों शोरों पर था। इसको पास किया गया था 1967 में और ये गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर देता है, काफ़ी ज़्यादा पावर देता है, ताकि वो ऐसे इंडिविजुअल पर कार्रवाई कर सके। इस लॉ में हाईएस्ट पनिशमेंट है डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और ये एप्लीकेबल है इंडियंस के साथ साथ फॉरेन नेशनल्स पर भी। जैसे कि आपने इस न्यूज़ में ही देखा, ये व्यक्ति जिनको टेररिस्ट डेजिग्नेट किया गया है वो कनाडा में बेस्ड हैं। इस लॉ में 2019 में एक मेजर अमेंडमेंट हुई थी, जब 2019 से पहले केवल एसोसिएशंस को इस लॉ में एज ए अनलॉफुल डेजिग्नेट किया जा सकता था। इन 2019 में की गई अमेंडमेंट के बाद अब इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है, जैसे कि इस न्यूज़ में ही किया गया है। इस अमेंडमेंट में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल को भी ज़्यादा पावर दी गई थी और ऑफिसर्स को भी पावर दी गई थी। इस लॉ से रिलेटेड डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है, आप इसको वहाँ से ज़रूर पढ़ लें। ये नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशन से। तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इस हफ्ते नेपाल विजिट करेंगे, नेपाल के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करने के लिए। नाउ बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस न्यूज़, क्या आपको ये बेसिक अवेयरनेस है कि अभी कुछ दिन पहले ही एस जयशंकर रशिया में थे एक स्टेट विजिट पर, जब वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी मिले थे। उन्होंने उनके साथ एक पर्सनल मीटिंग की थी। तो एस जयशंकर इज सेट टू विजिट काठमांडू, विच इज़ नेपाल्स कैपिटल, ऑन जनवरी 4th and 5th फॉर अ जॉइंट कमीशन मीटिंग। इस मीटिंग में ही विल एड्रेस several bilateral issue, including a major agreement on the modalities of purchasing 10,000 megawatt of hydroelectric power from Nepal। मतलब इंडिया नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी खरीदेगा। नाउ यू शुड नो कि इंडिया इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में एक सरप्लस कंट्री है। इंडिया इज़ अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी, पर इस स्पेशल केस में इंडिया नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी खरीदेगा। अब ऐसा क्यों करेगा, उसके काफ़ी रीजंस हैं। हो सकता है कि इट इज़ अ बायलैटरल जेस्चर। इंडिया के लिए सरप्लस होने के बावजूद भी पावर ग्रिड इतनी एफिशिएंट ना हो कि वो सोर्स से नेपाल के बॉर्डरिंग इंडियन स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सके। और हो सकता है कि नेपाल से उतनी बिजली खरीदना इंडिया के लिए और सस्ता पड़े, और अगर महंगा भी है, मे बी इंडिया वॉन्ट्स टू हेल्प इस नेबर आउट नेपाल, जस्ट टू बिल्ड बेटर रिलेशनशिप्स विद हिम। इस मीटिंग में इंडिया और नेपाल के बीच एयर कनेक्टिविटी पर भी बात होगी, डिजिटल पेमेंट्स पर भी बात होगी, और इंडिया के द्वारा नेपाल में फंड किए गए ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी इनॉग्रेट किया जाएगा। इस मीटिंग में एक और जो मेजर प्लान है वो ये है कि नेपाल को ट्रांसमिशन राइट्स दिए जा सकते हैं कि वो इंडिया से होते हुए बांग्लादेश को अपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकें। इस मीटिंग में एक और जो मुद्दा होगा वो ये होगा कि नेपाल की इंडिया से एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने पोखरा और बहरावा में बनाए गए 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर इंडिया के ऊपर से होते हुए फ़्लाइट्स को लाने की परमिशन ले लें। अब इंडिया को इससे कंसर्न है क्योंकि इन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को चाइना के सपोर्ट के साथ बनाया गया है, इसलिए इंडिया इज़ अ बिट रिलक्टेंट टू ग्रांट ओवर फ्लाइट्स परमिशंस। अब जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नेपाल पहुंचते हैं, मीटिंग करते हैं, तो जो भी आउटकम्स होते हैं विल फॉलो देम इन डिटेल्स एंड विल कवर देम। अभी के लिए आप इस डिटेल को जस्ट कीप एन अवेयरनेस अबाउट इट दैट व्हाट इज़ कमिंग इन द फ्यूचर। और इस इवेंट से ही एसोसिएटेड ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, इसको पढ़ें और इस पर एक आंसर लिखने की कोशिश करें। हैव द इंडिया नेपाल रिलेशंस ओवरकम द 2015 ब्लॉकेड इवेंट विच लेड टू अ हिस्टोरिक लो टाइज बिटवीन द 2 नेशंस। क्या 2015 में इंडिया नेपाल के बीच हुआ वो ब्लॉकेड इवेंट
अब भुलाया जा चुका है या अभी भी लोगों को वो याद है, और क्या उसका बायलैटरल रिलेशनशिप पर कोई प्रभाव है? मेक एन अटेम्प्ट ऑन दिस। ऑलराइट, ये नेक्स्ट न्यूज़ भी रिलेटेड है GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक्सचेंज किए गए न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट। और इसका कॉन्टेक्स्ट है 31 दिसंबर 1988, 31 दिसंबर 1988 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन किया गया एक एग्रीमेंट, जिस एग्रीमेंट में कोशिश थी कि दोनों साइड्स एक दूसरे के बीच ट्रस्ट को डेवलप करें और ये इंश्योर करें कि कभी कोई भी साइड एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक ना कर दें। तो कल दोनों साइड्स ने एक दूसरे के साथ एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की लिस्ट को एक्सचेंज किया है। मतलब इंडिया ने इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पाकिस्तान को बोला है कि हमारी कंट्री में यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ लोकेटेड है, और पाकिस्तान ने भी इंडिया को बताया है कि उनकी कंट्री में यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ लोकेटेड हैं, और कभी भी जानकर या गलती से वो यहाँ पर अटैक ना करें। यहाँ पर इस एक्ट के मुताबिक अटैक करना प्रोहिबिटेड है। तो हर साल ऐसे किया जाता है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच आपसी स्थिति में चाहे कितना ही तनाव हो, चाहे कश्मीर को लेकर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर, ये एक दूसरे के साथ इस लिस्ट को एक्सचेंज करना पिछले 33 साल से लगातार चला आ रहा है, और इस साल ये 33rd कंसेक्यूटिव ईयर है जब ऐसा किया गया है। ये न्यूज़ हालांकि एक माइनर न्यूज़ है, इस पर भी आप अपने ज़्यादा रिसोर्सेज को एलोकेट ना करें। ये नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है मनरेगा स्कीम। तो कल अगर आपने एडिशन को फॉलो किया था तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया था कि गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि मनरेगा की जो भी पेमेंट्स होगी वो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू ही होंगी। और कल के ही न्यूज़ इवेंट में ये भी बताया गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग ही अब तक मनरेगा के 34.8% रजिस्टर्ड वर्कर ऐसे हैं जो इस पेमेंट के लिए रेडी नहीं हैं, और एक्टिव वर्कर्स यानी कि जिन्होंने अभी हाल ही में मनरेगा से काम को लिया है, उन एक्टिव वर्कर्स में से 12.7% वर्कर ऐसे हैं जो भी इस तरीके की पेमेंट के लिए रेडी नहीं हैं। तो अब ये न्यूज़ ये है कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि ऐसे वर्कर्स को जिनका केस जेन्युइन है, उनको केस बाय केस बेसिस पर किसी अधिकारी के थ्रू परमिशन दे दी जाएगी कि उनको साधारण तरीके से पेमेंट दी जा सके इंस्टेड ऑफ आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। गवर्नमेंट ने ये इसलिए किया है क्योंकि कई सारे सोशल वर्कर्स का ये कहना था कि मनरेगा में काम सीख करने वाले व्यक्ति इतने साक्षर नहीं होते, वो लेबरर्स होते हैं, और काफ़ी केसेस में ऐसा हो सकता है कि उनको पेमेंट ना मिल पाए, और इससे उनकी लाइवलीहुड सीवियरली इम्पैक्ट हो सकती है। अब इस इवेंट से एसोसिएटेड टॉपिक मनरेगा की हम ब्रीफली बात करते हैं। अभी हाल ही में ही हम इसकी भी काफ़ी बार बात कर चुके हैं। इस स्कीम की मिनिस्ट्री है रूरल डेवलपमेंट, और इसका स्टैचू, इसका लेजिस्लेशन है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इस कानून में, इस वेलफेयर स्कीम में हर एक व्यक्ति को जो काम करना चाहता है उसको ये गारंटी दी जाती है कि एक साल में उसको 100 दिन मिनिमम काम मिलेगा। मनरेगा में जो जॉब्स होती हैं वो होती हैं ड्यूरेबल एसेट्स बनाने के लिए, जैसे कि रोड्स, कैनाल्स, पोन्ड्स, कुएं, वेल्स वगैरह। और इसमें ये भी प्रोविज़न है कि जो काम दिया जाएगा वो 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर होगा। इट मस्ट बी विद इन 5 किलोमीटर रेडियस। और इसमें एक और प्रावधान है, नाउ आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज़ फॉलोड, कि अगर कोई वर्कर रिक्वेस्ट करता है कि उसको जॉब दी जाए, उसको कोई टास्क दिया जाए, और ऐसा टास्क नहीं है, 15 दिन के अंदर अंदर कोई ऐसा टास्क नहीं होता, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को सरकार एक अलाउंस देती है। इसके बारे में भी आप नोट से पढ़ लें। और ये भी इस इवेंट से एसोसिएटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको पढ़ें, इस पर अपने ओपिनियन को सोचें, और इस पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। मेकिंग दिस प्रैक्टिस विल इमेंसली हेल्प यू। ये न्यूज़ रिलेटेड है वेस्ट अफ्रीकन नेशन
सियरा लियोन से, जहां पर अभी कुछ समय पहले एक कू अटेम्प्ट हुआ है जो हो नहीं पाया, विच फेल्ड। कू अटेम्प्ट क्या होता है? कू अटेम्प्ट एक अटेम्प्ट होता है जब कोई व्यक्ति, एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री वगैरह एस्टैब्लिश्ड पावर को हटाकर खुद पावर सीज करने की कोशिश करे। ऐसे कू अटेम्प्ट इंडिया के नेबर म्यांमार में भी हो चुके हैं और इस साल अफ्रीका की कई कंट्रीज़ में ऐसे अटेम्प्ट हुए हैं। ये एसोसिएटेड है जनरल करंट अफेयर से और इस न्यूज़ में बोला गया है कि सियरा लियोन के प्रेसिडेंट जूलियस मादा बियो ने न्यू ईयर डे पर ऐसे 352 प्रिजनर्स को पार्डन कर दिया है जो एसोसिएटेड थे इस कू से। अब ये इवेंट भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस इवेंट से आपको पता होना चाहिए कि ये कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है, वेस्ट अफ्रीका में, और वेस्ट अफ्रीका में ही इस साल काफ़ी सारे ऐसे को अटेम्प्ट हुए हैं। उनकी डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है, आप भी उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें। ये एक और न्यूज़ है इंटरनेशनल करंट अफेयर से। तो इजराइल, जिसके गाज़ा में अटैक्स जारी हैं, उसने इन अ चेंज ऑफ हिज पॉलिसी गाज़ा में कुछ कुछ जगहों से फ्रॉम अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स इन गाज़ा सिटी अपने टैंक्स को और अपने सोल्जर्स को विदड्रॉ कर लिया है, वापस गाज़ा में बुला दिया है। इजराइल इज़ डूइंग अ मोपिंग अप ऑपरेशन। तो इजराइल का इस गाज़ा में अपने ट्रूप्स को रिड्यूस करने का एम है, कुछ लोगों को वापस बुला लेना ताकि वो आम जिंदगी जी सकें। और इजराइल की इकोनॉमी जो इस वॉर की वजह से इस समय बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, पैरालाइज्ड है, उसको भी कुछ सपोर्ट मिले। और अगर इजराइल के फ्यूचर में किसी और पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो कुछ इन लोगों को बचा के रखा जाए ताकि उस पार्टी के साथ इनको डिप्लॉय किया जा सके। अब ये पार्टी कौन है? इजराइल के नॉर्थ में लोकेटेड लेबनान की हिजबुल्लाह ग्रुप। इजराइल का गाज़ा के साथ साथ अपने इस नॉर्दर्न बॉर्डर में लोकेटेड हिजबुल्लाह ग्रुप के साथ भी एक कॉन्फ्लिक्ट है और इस गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट के बाद से हिजबुल्लाह के साथ भी उसकी ये बमबारी और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है और अब एक रिस्क है कि ये वॉर और बढ़ सकता है। तो प्रोबेबली इजराइल इज थिंकिंग अबाउट इट। फ्रेंड्स, ये आज का एडिटोरियल है। आज के एडिशन में 2 एडिटोरियल्स हैं और एक एक्सप्लेनर पीस है। एक एडिटोरियल को हम एडिशन की शुरुआत में कवर कर चुके हैं। दिस इज द सेकेंड एडिटोरियल। तो इस एडिटोरियल का कॉन्टेक्स्ट है रेड सी और बब एल मेंडेब स्ट्रेट में हो रहे हूथी मिलिटेंट्स के द्वारा अटैक्स और यूनाइटेड स्टेट्स का इन अटैक्स को लेकर एक्शन। तो आपको ये पता होगा कि ये हूथी मिलिटेंट्स पैलेस्टीनियन के साथ अपनी सॉलिडारिटी को एक्सप्रेस करते हुए, एक्सप्रेसिंग सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियंस, इस रीजन में रेड सी में कमर्शियल व्हीकल्स जो पास हो रहे हैं उन पर अटैक्स कर रहे हैं और इससे पूरी शिपिंग इंडस्ट्री इम्पैक्टेड है, पूरी सप्लाई चेन को खतरा है। पर इन हूथी मिलिटेंट्स का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स के सपोर्ट से चल रहा गाज़ा में वॉर गलत है, इसको रोक दिया जाना चाहिए और इसी के लिए हमसे जो हो सकता है हम वो कर रहे हैं। वी आर अटैकिंग द शिप्स इन दिस एरिया। पर यूनाइटेड स्टेट्स को इन अटैक से बहुत दिक्कत है एंड यूएस इज डूइंग हिज बेस्ट टू स्टॉप दिस हूथी मिलिटेंट्स। तो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने इन हूथी मिलिटेंट्स पर एक स्ट्राइक भी की थी जिसमें उसने 3 हूथी वेसल्स को डुबो दिया था अटैक करके और उस अटैक में 10 हूथी मिलिटेंट्स की जान भी चली गई थी। इन अटैक्स की वजह से इस रीजन से पास होने वाली मेजर कंपनीज ने इस ट्रेड रूट को छोड़ दिया है एंड दे आर टेकिंग अ लॉन्गर रूट। अब वो अरेबियन सी, बब एल मेंडेब स्ट्रेट, रेड सी और सुएज कनाल वाले रूट से नहीं जा रहे पर साउथ से, अफ्रीका के साउथ से होकर घूम कर जा रहे हैं, विच इज़ अ कंसिडरेबली लॉन्गर रूट। इस रीजन से पास होने वाला ट्रैफिक 35% कम हो गया है, जिसको लेकर यूएस कंसर्न है और उसने एक ग्रुप भी बनाया है जिसमें अलग अलग नेशंस एसोसिएटेड हैं इस इशू से डील करने के लिए। पर इस पीस के ऑथर बोलते हैं इस टास्क फोर्स में कई अलग अलग मेंबर्स तो हैं पर उसमें इजिप्ट नहीं है जो एक रेड सी बेसिन कंट्री है। यू शुड नो कि इजिप्ट रेड सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में से एक है। कल हमने इस टॉपिक पे बात की थी कि रेड सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। कैन यू टेल राइट नाउ? यू शुड नो दिस थिंग बाय नाउ। रेड सी अब एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको उससे एसोसिएटेड सभी बॉर्डरिंग कंट्रीज़, सभी बॉर्डरिंग रीजन,
सभी बॉर्डरिंग स्ट्रेट्स और सभी टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इजिप्ट जो रेड सी को बॉर्डर करता है, जो खुद भी इस सिचुएशन से परेशान है क्योंकि इजिप्ट का एक मेजर रेवेन्यू सुएज कनाल से आता है और वहाँ से ट्रैफिक कम है, पर फिर भी इजिप्ट ने यूएस की इस ग्रुपिंग को, इन हूथी मिलिटेंट्स को रोकने के लिए उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब आप क्या इससे कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं? इस पीस के ऑथर इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि इजिप्ट भी यूनाइटेड स्टेट्स से नाराज़ है। यूनाइटेड स्टेट्स से वो नाराज़ है यूएस के इजराइल के सपोर्ट को लेकर, टुवर्ड्स द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट फॉर इजराइल्स गाजा ऑफेंसिव। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि यूएस ने इन यमन बेस्ड हूथी रिबल्स पर अटैक तो किया है, पर ये रिबल्स यूएस की बॉम्बिंग से भी सीवियर सऊदी अरेबिया की बॉम्बिंग को भी झेल चुके हैं। तो कोई श्योरिटी नहीं है यूएस इफेक्टिवली इनको रोक सके। इस पीस के ऑथर सजेस्ट करते हैं कि यूएस को समझना चाहिए कि हूथी के ये करने का कॉज क्या है। यूएस शुड प्रायोरिटाइज अचीविंग अ सीज फायर इन गाजा, एड्रेसिंग द कोर इश्यूज बिहाइंड दिस एस्केलेशन। मतलब हूथी के इस बिहेवियर का कोर इशू क्या है। और ये शिकायत सिर्फ हूथी की ही नहीं है, ये ग्लोबली, ये विश्व भर में एक ऐसा ओपिनियन धीरे धीरे बन रहा है कि इजराइल को अब रुक जाना चाहिए। ही शुड स्टॉप द बॉम्बिंग्स नाउ। और इस मुद्दे को सिविल तरीके से, डिप्लोमेसी से आपस में बात करके सुलझाना चाहिए। एंड द यूएस मस्ट अवॉइड अ डीपर इन्वॉल्वमेंट इन वाइडनिंग द कॉन्फ्लिक्ट। ऑलराइट, ये आज का एक्सप्लेनर पीस है और इस एक्सप्लेनर पीस का कॉन्टेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का इंडिया से बाहर बेस्ड ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स VDASPs, जो कि एक स्टैंडर्ड नेम है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के लिए। इन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को दिया गया एक शो कॉज नोटिस। इस नोटिस में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने एलिज किया है, आरोप लगाया है कि ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं इलीगली। ये इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, फिजिकली लोकेटेड नहीं है, पर फिर भी इंडियन कस्टमर्स को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऐसा करने में कोई गलती नहीं है, पर गलती है कि वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजन के साथ कंप्लाई नहीं कर रहे, जो कि रूल्स के मुताबिक ज़रूरी है। तो इस नोटिस के साथ साथ इस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी को ये भी रिक्वेस्ट की है कि वो ये इन सब क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जो इंडिया से बाहर लोकेटेड हैं, इंडिया के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, पर फिर भी इंडिया की पॉपुलेशन को सर्व कर रहे हैं, उनके URLs, उनकी वेबसाइट को ब्लॉक कर दें ताकि कोई ये वेबसाइट एक्सेस ना कर सके। तो अब हम बात करते हैं कि ये नॉन कंप्लायंस क्या है जो ये इन कंपनीज ने नहीं की है। तो मार्च 2023 में ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स VDASPs, इनको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर ले आया गया था और ये मैंडेटेड हैं, इन पर ये पाबंदी है, इनके लिए ज़रूरी है कि ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के रूल्स के साथ कंप्लाई करें, उनको फॉलो करें, वो अपने क्लाइंट्स की आइडेंटिटीज़ को वेरीफाई करें। मतलब जो भी इन क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज को यूज़ करता है उनका एक KYC करें, नो योर कस्टमर करें और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की एक रिकॉर्ड रखें। और अगर कोई पोटेंशियली सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें। और ये ऑब्लिगेशन कि PMLA के रूल्स को फॉलो किया जाए, ये सभी क्रिप्टो करेंसी कंपनीज पे अप्लाई होता है जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, चाहे वो इंडिया में लोकेटेड हो या ना हो। मतलब अगर वो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, अगर इंडिया से कोई उनसे क्रिप्टो करेंसी खरीद सकता है तो उनके लिए इन रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, चाहे इन कंपनीज का ऑफिस US में हो, स्विट्ज़रलैंड में हो या किसी और कंट्री में हो। और क्योंकि इन कंपनीज ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के साथ कंप्लाई नहीं किया है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ रजिस्टर नहीं किया है, इस वजह से इनको नॉन कंप्लायंट घोषित कर दिया गया है।
अभी तक 31 ऐसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ रजिस्टर कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कंप्लायंस, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का पर्पस क्या है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का पर्पस है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मॉनिटर किया जा सके और मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसे क्राइम्स को रोका जा सके। और ये सभी क्राइम्स इंडिया के स्पेसिफिक क्राइम नहीं हैं। ये ऐसे क्राइम नहीं है जिससे सिर्फ इंडिया ही पीड़ित है। इट अफेक्ट्स द होल ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम। नो योर कस्टमर से क्या बेनिफिट होता है? अब क्रिप्टो एक्सचेंजेस, क्रिप्टो करेंसीज एनोनिमस होती हैं। नोबडी नोज कि किसने उनको खरीदा है, किसके पास कितनी है और किस करेंसी का कौन ओनर है। ये क्रिप्टो करेंसीज की एक प्रॉपर्टी है और ये गवर्नमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। इससे मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, करप्शन बढ़ता है, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इकोसिस्टम वीक होता है। तो अगर क्रिप्टो एक्सचेंजेस केवाईसी करती हैं तो उनके पास रिकॉर्ड रहता है कि किस कस्टमर ने कितने रुपए की कितनी क्रिप्टो करेंसी खरीदी है और इस रिकॉर्ड से क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इंडिया ने G20 में भी इस साल एडवोकेट किया था कि ऐसे ही एक क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन के लिए ग्लोबल लेवल पर रूल्स बनाए जाएं। उन्होंने बोला था, इंडिया सेड ड्यूरिंग द G20 कि IMF के द्वारा प्रपोज किए गए फ्रेमवर्क को फॉलो किया जा सकता है। अब इंडिया के इन प्रपोजल्स पर 2024 में एक्शन लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के रेगुलेशन से क्या एस्पेक्ट्स जुड़े हैं। तो ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन पर रिकमेंडेशंस दी हैं। BIS की रिकमेंडेशंस में बोला गया है कि क्रिप्टो रेगुलेशन के 3 ऑप्शन हैं। पहला है कि क्रिप्टोज को आउटराइट बैन कर दिया जाए, पूरे तरीके से बैन कर दिया जाए, पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट एनफोर्सेबल। ऐसा लॉ पे पेपर पे तो हो जाएगा बट इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। फ्रेंड्स, बिहार में तो गवर्नमेंट लिकर को नहीं कंट्रोल कर पा रही। कैन यू इमेजिन हाउ मच अ पॉलिसी प्रेशर इज टू इम्प्लीमेंट सच ए स्टेप? इट्स अनफीजिबल। दूसरा स्टेप है कि क्रिप्टो और कन्वेंशनल फाइनेंशियल मार्केट्स के बीच पैसे के ट्रांसफ़र को रोक दिया जाए। ये भी करना मुश्किल है। तीसरा सजेशन है रेगुलेशन, कि बैन नहीं किया जाए, बस क्रिप्टो के यूज़ को रेगुलेट कर दिया जाए, उस पर टैक्सेशन लगा दिया जाए, उस पर और रेगुलेशन लगा दिया जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बोला गया है कि आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ रजिस्टर करें, अपने कस्टमर्स का KYC करें, हमें डिटेल दें। आपको लगता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, बहुत बड़े अमाउंट का किसी ने क्रिप्टो करेंसी खरीदा है, तो वो डिटेल्स हमें दें, हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो रेगुलेशन इज़ द वाइबल ऑप्शन। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। हैव अ गुड टाइम। डोंट फॉरगेट टू लाइक। आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स वेरी मोटिवेटिंग। तो प्लीज़ डू इट। हैव अ गुड डे। बाय।